पहले बजट हमने देखा है, वो वीडियो देखना पूरा, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे कल हमने देखी। इकोनॉमिक सर्वे क्या होती है कि इस साल का रिपोर्ट कार्ड जो गवर्नमेंट के पास है कि क्या-क्या हमने इम्प्रूव किया है, किस सेक्टर में क्या-क्या किया, ठीक है? तो वही देख रहे हैं। तो कल हमने कुछ इसमें इकोनॉमिक सर्वे में टोटल 15 चैप्टर्स दिए हैं कल। गवर्नमेंट का है ये सारा पीडीएफ, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कस क्यों कर रहे हैं? ऐसे भी लिख सकते थे ताकि आपको समझ आ जाए, आपके ज़हन में आ जाए, क्योंकि मैं आपको नोट्स दूँगा इसके, फिर उससे आप पढ़ोगे मोटी-मोटी चीज़ें, इन ज़हन में रहे कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से पूछ सकते हैं और कोई इसमें कोई इम्पोर्टेंस, बस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, बाकी इसको कोई देखता नहीं। देखता सिर्फ़ वो है जिनको बजट बनाना है, क्योंकि बजट बनाने में इसका बड़ा रोल है पार्लियामेंट में, और आप देखते हैं क्योंकि आपका एग्ज़ाम है, ठीक है? तो कल हमने कहाँ तक देखा था? एक्सटर्नल सेक्टर। अब एक्सटर्नल सेक्टर होता क्या है? व्हाट इज़ एक्सटर्नल सेक्टर? एक्सटर्नल सेक्टर आपके मुल्क से बाहर कितना एक्सपोर्ट जाता है और बाहर से आपके मुल्क में कितना इंपोर्ट आता है, इसको एक्सटर्नल सेक्टर कहते हैं, ठीक है? अब कभी-कभार आपके मुल्क से एक्सपोर्ट ज़्यादा जाएँगे, अगर आपके मुल्क की इकोनॉमी अच्छी होगी, ठीक है? और कभी-कभार आपके मुल्क में इंपोर्ट ज़्यादा होंगे एज़ कंपेयर टू एक्सपोर्ट्स, अगर आपके मुल्क की इकोनॉमी अच्छी नहीं होगी। तो इसको 2 तरीकों से देखा जाता है। उसको हम देखते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड के हिसाब से, बीओटी। शायद आपने सुना होगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब आपके मुल्क से कितनी एक्सपोर्ट्स बाहर जाती है और बाहर से आपके मुल्क में कितनी इंपोर्ट्स। अब अगर एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे तो आपका ट्रेड सरप्लस होगा, अगर इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट्स कम है तो आपका ट्रेड डिफिसिट होगा, यानी कि कितना वैल्यू आपके ट्रेड का बाहर जाता है और कितना वैल्यू ट्रेड का आपके मुल्क में, आपके मुल्क के अंदर आ जाता है। इसी को कहते हैं एक्सटर्नल सेक्टर। अब इकोनॉमिक सर्वे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बताया कि देखिए ग्लोबल ट्रेड डायनेमिक्स क्या कहती है। ट्रेड डायनेमिक्स मीन्स ट्रेड चेंज। कल पूरा नहीं आ रहा था ये, आज पूरा आ गया, इसमें थोड़ी सेटिंग चेंज करनी थी। अब आपको दिख रहा है ना? हाँ। तो ग्लोबल ट्रेड डायनेमिक्स क्या है? व्हाट आर द ग्लोबल ट्रेड चेंजेस? डायनेमिक्स मीन्स, अब ग्लोबल ट्रेड चेंजेस क्या है कि देखिए इंडिया है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है, चाइना है, इनका टोटल ट्रेड कितना है, ठीक है? अब ग्लोबल इकोनॉमिक्स में दो तरह की कंट्रीज होती हैं। एक होती है जिनको कहते हैं हम एडवांस्ड इकोनॉमीज। क्या कहते हैं? एडवांस्ड इकोनॉमीज। एडवांस्ड इकोनॉमी जिनको डेवलप्ड इकोनॉमीज भी कहते हैं, जैसे अमेरिका है, जैसे जापान है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है? ये डेवलप्ड इकोनॉमी है। और दूसरी होती है इमर्जिंग इकोनॉमीज। इमर्जिंग इकोनॉमीज जो अभी इमर्ज हो रहे हैं, जैसे इंडिया है, जैसे इंडोनेशिया है, इवन चाइना भी है, हालांकि चाइना एडवांस्ड इकोनॉमी में आता है, जैसे इंग्लैंड है, जैसे इंडोनेशिया है, ठीक है? ब्राजील है, टर्की है, सऊदी अरबिया, ये क्या है? इमर्जिंग इकोनॉमीज। अब इस इकोनॉमिक सर्वे में गवर्नमेंट बताता है कि देखिए टोटल अगर हम ट्रेड पॉलिसी देखें ग्लोबल लेवल पे तो 3 तरह की ट्रेड पॉलिसीज होती है। क्या होती है? एक तो नॉर्मल ट्रेड एक्टिविटी कैसे रहती है? ट्रेड एक्टिविटी मतलब एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रेड जाना, ठीक है? यानी कि अमेरिका से यूएसए से इंडिया ट्रेड होना, इंडिया से पाकिस्तान ट्रेड होना, पाकिस्तान से चाइना ट्रेड होना, ये नॉर्मल एक्टिविटी है ना। दूसरी मेजर्स होती है, दूसरी पॉलिसी होती है, अगर अमेरिका बोलेगा कि नहीं मुझे इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करना है, मैं इंडिया के साथ ट्रेड कैसे नहीं करूंगा, ब्लॉक तो नहीं कर सकता, ऐसे तो नहीं करेगा, ये मेजर्स अपनाएगा। क्या क्या मेजर्स? टैक्स बढ़ाएगा, जिसको हम टैरिफ कहते हैं, टैरिफ बढ़ाते हैं ना। तो अगर कोई ऐसी कंट्री होगी जो ऐसे मेजर्स अपनाती है, उसको कहते हैं ट्रेड रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स। क्या कहते हैं? ट्रेड रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स। एक कंट्री है जो ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट कर रही है, जैसे अमेरिका रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, पाकिस्तान रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, या कोई और कंट्री रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो वो मेजर्स है। दूसरी तरह की मेजर्स होती है कि जिसमें एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ एग्रीमेंट करेगा, जिसको कहते हैं फॉरेन या एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्या कहते हैं? यानी कि ट्रेड ऐसे बनाओ कि जिसमें टैक्सेस कम हो या ना ही हो, जैसे इंडिया न्यूजीलैंड, जैसे इंडिया श्रीलंका, जैसे इंडिया यूएई, इनके बीच में जो ट्रेड है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, टैक्स से ज्यादा। तो ऐसे मेजर्स को कहते हैं फैसिलिटेटिंग मेजर्स, ट्रेड फैसिलिटेटिंग मेजर्स। तो इसके बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्राफ दिया है कि आप देखिए कि ग्लोबल लेवल पे 3 ग्राफ्स हैं। ग्लोबल लेवल पे अगर हम देखते हैं, सबसे पहले ट्रेड पॉलिसी एक्टिविटी इंडेक्स, यानी कि कितनी एक्टिविटी हुई है, एक्टिविटी मतलब कितने एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स हुए हैं अक्रॉस द कंट्रीज। तो अगर हम 2019 से देखेंगे, 2019, फिर 2020, 2021, 22, 23, 24 और 25। अब देखिए 2019 में भी ये ट्रेड कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था। ट्रेड कन्फ्लिक्ट मतलब एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर टैक्स बढ़ा रहा है, उसके इंपोर्ट्स के ऊपर टैक्स बढ़ा रहा है, दूसरी कंट्री भी रेसिप्रोकल टैक्स बढ़ा रहे हैं। उसके बाद 2020 में क्या हुआ? कोविड हुआ। अब कोविड की वजह से भी ट्रेड रुका।
उसके बाद 2023 में ईस्टर्न यूरोप में जंग हुई, जैसे यूक्रेन, रशिया, और 2025 में अब फिर से ग्लोबल टेंशन हो रहे हैं। इसके ब्याह पे अब अगर आप एक्टिविटी देखोगे, 2019 में एक्टिविटी कम रही, ये देखिए, फिर बढ़ गई, ब्लैक वाला देखिए। उसके बाद 2022 में फिर से कम हुई, 2021 22। उसके बाद 2022 में 23 में फिर से बढ़ गई, फिर से कम हुई। अब एवरेज में जो ग्लोबल एक्टिविटी रही है वो ये है इस वक्त। आप समझ रहे हैं, बात समझ आ रही है? यानी कि ये एवरेज एक्टिविटी है, जिसमें डिप भी हुआ है, बड़ा भी है। अब अगर इसके बरक्स हम दूसरा देखें कि ट्रेड फैसिलिटेटिंग मेजर्स कितने लिए गए हैं कंट्रीज की तरफ से। ट्रेड फैसिलिटेटिंग मेजर्स मतलब दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं, उन्होंने कितने ऐसे मेजर्स लिए जिसकी वजह से ट्रेड हो रहा है। अब अगर उसके बेसिस पे देखिए, ग्रीन वाली डॉटेड लाइन देखिए, सबसे ज्यादा ट्रेड फैसिलिटेटिंग मेजर्स 2020 के टेन्योर में हुआ। यानी कि जब कोविड चल रहा था उन दिनों ट्रेड फैसिलिटेटिंग मेजर्स, इसका मतलब है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज्यादा हो रहा था, फिर डिप हो गया, 2021 में डिप हो गया, 2022 में फिर से ऊपर चला गया। इसका मतलब है 2022 में दुनिया में कंट्रीज के दरमियान बायलैटरल एग्रीमेंट्स बहुत हो जाए, चाहे वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है या कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप प्रोग्राम्स है। अभी हम देखेंगे कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप प्रोग्राम क्या होता है। उसके बाद 2024 में फिर से, 23 में फिर से कम हुआ जब यूक्रेन रशिया वार शुरू हो गया। उसके बाद कम होता होता अभी भी कम है। यानी कि ट्रेड फैसिलिटेटिंग मेजर्स अब पहले बढ़ गए थे, अब कम हो गए। ठीक है, दूसरा हो गया ट्रेड रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स। सबसे पहले 2019 में रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स डॉटेड लाइन देखिए, वो कम है। उसके बाद और कम होगी 21 में कम होगी। यानी कि ग्लोबल लेवल पे चाहती थी कंट्रीज कि हम ट्रेड करें, तो रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स कम थे, लेकिन उसके बाद फिर से बढ़ने शुरू हो गए। अब जब यूक्रेन रशिया वार, उसके बाद फिर से बढ़ गए। और अब रिसेंटली 2025 में जब ग्लोबल टेंशन फिर से शुरू हुई, अमेरिका ने बोला 50% टैक्स टैरिफ लगाएंगे चाइना के ऊपर, 50% इंडिया के ऊपर, तो 2025 में फिर से दिखा रहा है कि ट्रेड रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स बढ़ चुके। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि ट्रेड पॉलिसी एक्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है कि ट्रेड फैसिलिटेटिंग मेजर्स या रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स कितनी हुई है। अगर फैसिलिटेटिंग मेजर्स ज्यादा हुई होंगी तो ट्रेड पॉलिसी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगर रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स ज्यादा होंगी तो ट्रेड पॉलिसी एक्टिविटी कम हो जाएगी। ये जो दिखा रहा है कम हो रहा है। बात समझ आ रही है? ये एक इंडेक्स है। दूसरा इंडेक्स जो इकोनॉमिक सर्वे में दिखाया है वो है ये बड़ा अच्छा है, ये कल भी मैंने आपको बताया था। ये दिखा रहा है ट्रेंड्स इन ट्रेड ग्रोथ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज में, एक्सपोर्ट में या इंपोर्ट में क्या क्या चेंजेस हुई, गुड्स सर्विसेज के ट्रेड में, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में क्या क्या चेंज हुई। आपको लग रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए? इकोनॉमी में एटलीस्ट एक या दो क्वेश्चन मेंस में, ये क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है। इनफैक्ट 3 क्वेश्चन भी पूछ सकते, 4 भी पूछ सकते, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जब आप आगे पढ़ते हो ना ट्रेड मर्चेंडाइजिंग, जब हम एक्सटर्नल सेक्टर पढ़ेंगे तो मर्चेंडाइजिंग के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। प्रीलिम्स में भी आपसे मैं कल भी बोल रहा था, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 ये चीजें हैं, तो आपसे बोला जाएगा। क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में जो जो चीजों का जिक्र हुआ है उसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं प्रीलिम्स में। और एवरेज इकोनॉमी से 15 to 16 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं। कितने? 15 to 16 क्वेश्चन, यानी कि 16 2s आर कितने हुए? 32 मार्क्स। तो अगर आपका इकोनॉमी पोर्शन अच्छा है तो मानो 32 छोड़ो, एटलीस्ट 25 मार्क्स आप गेन करोगे। तो 25 मार्क्स प्रीलिम्स में बहुत होता है, 0.2 बहुत होता है, 25 की बात नहीं। एवरेज कट ऑफ जो रहता है आप एक्सपेक्ट रखिए कि 90-95, तो 90-95 में से 25 मार्क्स बहुत हो गए। और फिर मेंस में, अब मेंस में इकोनॉमिक्स पेपर थर्ड में आपके 20 क्वेश्चन होते हैं और करीबन 10 क्वेश्चन, 10-11 क्वेश्चन तो इकोनॉमी रिलेटेड होती है, बाकी एनवायरमेंट या साइंस एंड टेक या डिजास्टर मैनेजमेंट। तो आपका तकरीबन 250 मार्क्स में से अगर पेपर का देखें तो करीबन 100-120 मार्क्स तो इकोनॉमी से पूछा जाएगा। तो समझ आ रही है बात? इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे और बजट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों का फोकस इस पे रहता है। अब आपको हर एक चीज नहीं देखनी है, जो हाईलाइटेड चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा नोट्स में, वो दूंगा मैं, लेकिन एक बार घर में देखना है। फिर भी मैं यहाँ पढ़ाऊंगा, उसके बाद घर में फिर से देखना है कि क्या है। समझ आ रही है बात? तो ये बेकार चीज नहीं है, आप समझो कि हो क्या रहा है। चाहे ग्राफ आपको समझ ना आ जाए, मुझसे बोलो, मैं फिर से रिपीट करूंगा, लेकिन आपके जहन में जिस्ट आ जाएगा ना कि हमने देखा क्या है। ठीक है, अब आ जाइए इधर। ये जो ए लिखा है इसका मतलब है एडवांस्ड इकोनॉमीज। एडवांस्ड इकोनॉमीज मीन्स डेवलप्ड इकोनॉमीज। डेवलप्ड इकोनॉमी मीन्स आप मान के चलिए यूएसए है। ठीक है, उसके बाद लिखा है इधर इमर्जिंग इकोनॉमी। इमर्जिंग इकोनॉमी जो अभी इमर्ज कर रही है उतनी ज्यादा डेवलप। अब एडवांस्ड इकोनॉमी का एक्सपोर्ट जो पूरा डैश लाइन है, और डॉटेड लाइन एडवांस्ड इकोनॉमी का इंपोर्ट। इमर्जिंग इकोनॉमी का डैश लाइन में
एक्सपोर्ट और ये डॉटेड लाइन में अब हम देखते हैं सबसे पहले कि 2024, 25 और 26 के दौरान एडवांस्ड इकोनॉमीज के एक्सपोर्ट्स कितने रहे। अब देखिए 2024 में कितने थे 1.8%, 2025 में कितना हुआ और 2026 में एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आने वाला है, इट्स एक्सपेक्टेड कि कितना हो जाएगा 1 इसका मतलब है एवरेज एडवांस्ड इकोनॉमीज की एक्सपोर्ट्स ठीक रहे हैं डिस्पाइट ये सब चीजें हुई हैं, डिस्पाइट 2024 में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, डिस्पाइट 2025 में ऑनगोइंग ग्लोबल टेंशंस है, डिस्पाइट अमेरिका टेरर बढ़ा रहा है, अमेरिका भी एडवांस इकोनॉमी है, इन एडवांस्ड इकोनॉमी का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इनके मुल्क में कैपिटल इनफ्लो हो रहा है ना, पैसा आ रहा है ना, तो ग्रो कर रहे हैं। डिस्पाइट दीज टेंशंस ग्रो। अब देखिए एडवांस इकोनॉमी की इंपोर्ट्स 2024 में कितना था 2.1, 2025 में कितना था 2025 में बढ़ चुका था, लेकिन एक्सपेक्टेड 2026 में कितना होने वाला है। इसका मतलब है एडवांस्ड इकोनॉमीज का इंपोर्ट 2026 में कम होने वाला है। उसकी बड़ी रीजन है कि एडवांस्ड इकोनॉमीज ने क्या किया, टैरिफ बढ़ाया और ये बाहर का इंपोर्ट लेना नहीं चाहते, दैट इज व्हाई इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे। लेकिन इसका इनके एक्सपोर्ट्स में कोई फर्क, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं लेकिन इंपोर्ट्स कम कर रहे हैं। अब अमेरिका इंपोर्ट कम कर रहा है इंडिया से, मानो कि इंडिया की जो भी चीजें आ रही थी उनके ऊपर टैरिफ बढ़ा तो इंपोर्ट कम हुआ ना। तो इन्होंने 3.1% से लेके अब एक्सपेक्टेड 1.3% हो रहा है, कम हो रहा है ना। लेकिन डिस्पाइट दैट इनका एक्सपोर्ट, डिस्पाइट दैट इंडिया अमेरिका से इंपोर्ट कर रहा है, अमेरिका इंडिया से इंपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन इंडिया अमेरिका से, ये एडवांस इकोनॉमी की ऐसी क्वालिटी है कि भले ही वो इंपोर्ट ना करे एक्सपोर्ट करता जाएगा। ठीक है, अब देखिए इमर्जिंग इकोनॉमीज, इमर्जिंग इकोनॉमीज 2024 में कितना था, एक्सपोर्ट्स कितना था 6.5%, बहुत ज्यादा था। उसके बाद क्या हो गया 5.2025 में, उसके बाद एक्सपेक्टेड 2026 में कितना है 3.3। इसका मतलब है इमर्जिंग इकोनॉमीज का एक्सपोर्ट 2026 में कम हो रहा है। अब इंपोर्ट देखिए 2024 में कितना था 5.6, उसके बाद थोड़ा कम हो रहा है 4.3, उसके बाद कितना हो रहा है, बट इंपोर्ट्स फिर भी एक्सपोर्ट से ज्यादा है। यहां पे एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से, इसका मतलब है ग्लोबल डायनामिक्स का इमर्जिंग इकोनॉमीज पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है, वो एक्सपोर्ट कम करते हैं, लेकिन एडवांस इकोनॉमीज के ऊपर असर नहीं पड़ता। बात समझ आ रही है। अब देखिए आगे देखिए, कल हमने देखा था दूसरा, अब इंडिया का ट्रेड परफॉर्मेंस क्या रहा है फाइनेंशियल ईयर 2026 में, पर्टिकुलरली अप्रैल। अब फाइनेंशियल ईयर 2026 क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 2025 टू 2026 था ना, इसीलिए बोलते हैं। अब मर्चेंडाइज किसको कहते हैं, मर्चेंडाइज मीन्स गुड्स। ठीक है, तो हम देखेंगे इंडिया का मर्चेंडाइज कैसा रहा, मर्चेंडाइज यानी कि गुड्स का एक्सपोर्ट कैसा रहा और गुड्स का इंपोर्ट। अब ये जो डाटा दिखा रहा है इसमें पेट्रोलियम नहीं है, इसमें जेम्स नहीं है, इसमें ज्वेलरी नहीं, जो ये डाटा है एक्सक्लूडिंग पेट्रोलियम, एक्सक्लूडिंग जेम्स, एक्सक्लूडिंग ज्वेलरी। ठीक है, अब हम अगर इधर देखते हैं दिसंबर 2024 में, ये देखिए ये मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स, यानी कि ये जो पिंक कलर का है डॉट, ये क्या दिखा रहा है इंपोर्ट्स, और ये जो ये वायलेट कलर का है ये क्या दिखा रहा है एक्सपोर्ट्स। अब 2024 में इंडिया का एक्सपोर्ट कितना था 322.4 बिलियन डॉलर्स, 2024 की बात है कि 2024 में इंडिया का एक्सपोर्ट कितना था 322.4 बिलियन डॉलर्स, इतना एक्सपोर्ट था। और इंपोर्ट कितना था 546.4 बिलियन डॉलर्स। और ट्रेड डेफिसिट कितना था, ट्रेड डेफिसिट कितना कि आपका टोटल एक्सपोर्ट कितना है माइनस टोटल, उसमें जो डिफरेंस आ जाएगी दैट इज कॉल्ड एज, अगर आपने इंपोर्ट ज्यादा किया तो डेफिसिट होगा, अगर आपने एक्सपोर्ट ज्यादा किया तो ट्रेड सरप्लस कहलाया जाएगा। तो इसमें कितना है 224 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट। बात समझ आ रही है, इसका मतलब है इतना ज्यादा इंडिया एक्स्ट्रा इंपोर्ट कर रहा है, एक्स्ट्रा इंपोर्ट कर रहा है। अब 2025 में देखो अप्रैल दिसंबर 2025 इंपोर्ट कितना हुआ, एक्सपोर्ट कितना हुआ 330 पॉइंट। अब देखिए इधर यहां से 322.4 था एक्सपोर्ट्स, और एक्सपोर्ट बढ़ गया है, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट ये भी दिखा रहा है कितना बढ़ गया है, इट इज अराउंड 2.4% ग्रोथ। और इंपोर्ट कितना है 578.6 डॉलर्स। हालांकि ट्रेड डिफिसिट 2025 में भी बढ़ा है और इससे ज्यादा बढ़ा है, इससे करीबन करीबन 24 बिलियन डॉलर्स बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे 224 या 248, तो 24 बिलियन डॉलर्स बढ़ चुका है। तो इसका मतलब है करीबन करीबन 2024 से 2025 तक 5.9% का ट्रेड डेफिसिट, एक्सपोर्ट जिसको हम कहते हैं, इंपोर्ट जो कहते हैं इंपोर्ट बढ़ चुका है। तो ट्रेड डेफिसिट हमारा बढ़ गया ना, तो ट्रेड डेफिसिट
बढ़ चुका है। उसके अलावा आप देखें यहां से, उसके अलावा यहां पे देखिए आप, यहां पे कितना है 339.7 और नीचे कितना था 251.7, तो इसमें डिफरेंस है। उसके बाद कितना है यहाँ पे 371 और यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे भी ग्रोथ कितना हुआ है, ग्रोथ इसमें कितना बढ़ गया है 266.9 बिलियन, ऑलमोस्ट कंपेरेटिवली ये बढ़ चुका है। उधर तो डेफिसिट बढ़ चुका है लेकिन इधर ग्रोथ थोड़ी बढ़ चुकी है, ठीक है। ये था एक्सटर्नल सेक्टर का। अब देखिए पहले ये क्या है, इन्फ्लेशन, फिफ्थ वन, इन्फ्लेशन आपने पढ़ी है, क्या होती है इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होती है, कोर इन्फ्लेशन क्या होती है, फूड इन्फ्लेशन क्या होती है, बताइए। हेडलाइन इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन होती है जिसमें आप सभी गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड करते हैं, इंक्लूडिंग ऑल दोज गुड्स जिनकी प्राइस वोलेटिलिटी होती है, जैसे प्याज है, जैसे पेट्रोल है, ठीक है, उसको कहते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। यानी कि इसमें सभी गुड्स की रेट्स प्राइसेस आप मेजर करते हो, इंक्लूडिंग उन गुड्स की जिनकी प्राइस वोलेटिलिटी है। प्राइस वोलेटिलिटी मींस जिनकी प्राइस कभी भी चेंज हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन में आप उन गुड्स को निकालते हैं जिनकी प्राइस वोलेटिलिटी, आप सिर्फ उन गुड्स को रखते हैं जिनकी प्राइस वोलेटिलिटी चेंज हो जाती है लेकिन बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज। उसके बाद फूड इन्फ्लेशन, क्योंकि इंडिया में प्रॉब्लम ही क्या है, फूड इन्फ्लेशन, जिसमें सारा हमारा फूड आ जाता है, फूड ग्रेन्स जो हम खाने की चीजें खाते हैं वही चीजें, ठीक है। तो तीन तरह के यहाँ पे इन्होंने टाइटल्स दिए हैं, इन्फ्लेशन दिए, एक तो हेडलाइन इन्फ्लेशन और दूसरा कोर, तीसरा फूड इन्फ्लेशन। अब इसके बेस पे देखते हैं, अप्रैल 2024 में अगर हम फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो कितना था, इट वाज करीबन 9%, ठीक है। और ये बढ़ता गया, फिर 24 जुलाई 2024 में कम होता गया, फिर बढ़ता गया, सितंबर 2024 में बढ़ता गया, उसके बाद जुलाई 25 में कम होता गया, कम होता गया, और अब आप देखिए इन जून 2025 ये नेगेटिव में चला गया, नेगेटिव है ना। यही मैं ग्राफ ऐसे आपको दिखाता हूं ना, जब मैंने आपको इन्फ्लेशन पढ़ाया, इन्फ्लेशन या तो बेसिक प्राइस का ग्रोथ बढ़ता है, बेसिक, ये बेसिक प्राइस होगा, ग्रोथ बढ़ गया ना, तो इसको इन्फ्लेशन कहते हैं। तो ग्रोथ बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। अब अगर नीचे चला जाएगा, पहले नीचे हुआ ना, इसका मतलब है पहले डिसइन्फ्लेशन हुआ कि नहीं, उसके बाद डिफ्लेशन हुआ, इसका मतलब है इन्फ्लेशन बहुत कम हो गया इनटू नेगेटिव, जिसको कहते हैं डिफ्लेशन। और यहाँ पे जुलाई 2025 में क्या हुआ, बहुत ज्यादा डिफ्लेशन में, फूड की बात कर रहा हूँ, फूड इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद अक्टूबर 2025 में तो बहुत कम चला गया, कितना, -4। उसके बाद दिसंबर 2025 में यही रहा, यही है 4 पॉइंट। इसका मतलब एज ऑफ नाउ फूड इन्फ्लेशन बहुत कम है, ज्यादा नहीं है। अब इसकी वजह क्या हो सकती है, क्या बता सकते हो? हाँ, प्रोडक्शन अच्छी हुई होगी, है ना, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई होगी, आपके पास फूड अवेलेबिलिटी होगी, तभी तो इन्फ्लेशन नहीं है। इसका मतलब जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई भी हुई है, यहाँ में भी सप्लाई ज्यादा है, डिमांड उतनी ज्यादा नहीं थी, जिसकी वो एक रीजन बन जाता है कि इन्फ्लेशन का ये नीचे हो जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। इसका मतलब है इंडिया में फूड इन्फ्लेशन बहुत कम हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है प्रीलिम्स में, तो आप क्या लिखोगे, एज पर इकोनॉमिक सर्वे 25-26 फूड इन्फ्लेशन क्या हुआ, ठीक है। फूड इन्फ्लेशन क्या हो, व्हाट वाज द ट्रेंड ऑफ फूड इन्फ्लेशन, नीचे लिखा होगा डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, दिस। आप समझ रहे हैं, तो आप लिखोगे कि इट वाज काइंड ऑफ डिफ्लेशन, ठीक है। डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन मतलब पहले कम हो जाना, कम हो जाना, डिफ्लेशन मतलब पूरा नीचे चला जाना, नेगेटिव में चला जाना, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना। अब दूसरा आ जाइए, दूसरा है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन 2024 में इधर था ऑलमोस्ट 3.9 ये, और कोर इन्फ्लेशन सेम रह जाता है।
उतनी ज्यादा फर्क नहीं है। देखो क्यों फर्क नहीं पड़ती, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन ऐसी इन्फ्लेशन होती है जिसमें आप उन गुड्स को नहीं लेते हैं जिनकी प्राइस वोलेटिलिटी चेंज आपको प्राइस वोलेटाइल गुड्स देंगे। जब फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन्स, क्लोथिंग, ये थोड़ी प्राइस वोलेटाइल है। कर्टन्स, गाड़ियां, ये थोड़ी प्राइस वोलेटाइल है। तो आप इन चीजों को, इन सर्विसेज या गुड्स को मेजर करते हैं जिनमें उतनी ज्यादा प्राइस वोलेटिलिटी, इसलिए आपका ग्राफ जो है ना, इट्स एवरेज, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। क्योंकि कोर इन्फ्लेशन अगर चेंज ज्यादा हुई ना, इसका मतलब है इन्फ्लेशन बहुत प्रॉब्लमेटिक। अगर कोर इन्फ्लेशन चेंज ज्यादा हुई ना, अगर आपके बेसिक यानी कि अगर ये गीजर या ये हीटर या रेफ्रिजरेटर या टीवी या कपड़े महंगे हो गए, आप समझिए ना कि जिस दिन कपड़े महंगे हो जाएंगे, जिस दिन गाड़ियां बहुत महंगी हो जाएंगी, जिस दिन ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज महंगा हो जाएगा, जिस दिन रेलवे का चार्ज महंगा हो जाएगा, जिस दिन एजुकेशन का चार्ज, एजुकेशन की कीमत महंगी हो जाएगी, वो कोर इन्फ्लेशन में आ जाता है ना। कोर गुड्स है ना। अब जब कोर गुड्स एंड सर्विसेज का, मेन गुड्स एंड सर्विसेज का अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो फिर दैट इज द प्रॉब्लम टू द इकोनॉमी। इसलिए अगर जब भी आप देखोगे ना, कोर इन्फ्लेशन उतनी ज्यादा स्विंग नहीं होती। यहां पे भी आप ये एवरेज रहा है 3.8 टू 4, अब लास्ट में भी यही रहा है 4.6, इट्स एवरेज फ्रॉम 3.9 टू 4.62, उतना ज्यादा फर्क, इट इज अराउंड 0.7 का फर्क है। तो 0.7 का अगर आपको 1.5 साल में फर्क है कोर इन्फ्लेशन में, तो इतना बड़ा फर्क, अगर ये 1 होता, 2 होता, 3 होता, तो ये प्रॉब्लमेटिक। क्योंकि कोर इन्फ्लेशन मतलब आपकी कोर इकोनॉमी खत्म हो चुकी है। आपकी कोर इकोनॉमिक ग्रोथ, जो बेसिक इकोनॉमिक ग्रोथ को पुश कर रहा है, वो खत्म हो चुका है। तो फिर आप मैनेज, जैसे ब्राजील, जैसे जिम्बाब्वे में हुआ था, जैसे वेनेजुला में हुआ था, वहां पे कोर इन्फ्लेशन बढ़ चुका था। जैसे श्रीलंका में हुआ था, कोर इन्फ्लेशन बढ़ चुका था। इंडिया में अभी ऐसी हालत नहीं है, कम हो जाती है, क्योंकि इंडिया के पास स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब आ जाइए तीसरा, हेडलाइन इन्फ्लेशन। अब देखिए हेडलाइन इन्फ्लेशन में ट्रेंड्स। अब आप समझोगे, सोचोगे कि फिर फूड इन्फ्लेशन का मसला क्यों है इंडिया में। तीन चीजें निकल रही है ना, आंसर्स निकल रहे हैं ना, आप समझिए, ये आपके आंसर्स निकल रहे हैं। आपको ये स्विंग दिख रहा है ना, पहले हम ये देखेंगे, ये हेडलाइन इन्फ्लेशन, ये हेडलाइन इन्फ्लेशन है, मानो इट इज 5%। 2024 में 5% रहा, दिस इज 2024, ये 5% रहा। उसके बाद जुलाई अगस्त 2025 में कम हुआ है, इट इज क्लोज टू 3.8, कम हुआ है। किसकी बात कर रहा हूं, हेडलाइन इन्फ्लेशन की। उसके बाद फिर से बढ़ गया, अब फिर से कम हो गया, फिर से कम हो गया, अब यहां कम हो गया अक्टूबर 2025 में। और उसके बाद अभी दिसंबर 2025 में कितना है हेडलाइन इन्फ्लेशन, इट इज 1 पॉइंट, इसका मतलब कम ही है। यू हैव हेडलाइन इन्फ्लेशन 1.3, दैट इज नॉर्मल। आप ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन आपको पता है ना, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, नहीं नहीं, 1 to 3। क्रीपिंग इन्फ्लेशन जो है ना, क्रीपिंग इन्फ्लेशन धीरे धीरे, जो पहला टाइप है, उसके बाद वॉकिंग इन्फ्लेशन है ना, उसके बाद गैलोपिंग इन्फ्लेशन, उसके बाद हाइपर इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन मैंने आपको बताया, दैट इज अराउंड 1 to 3%, एंड दैट इज मैनेजेबल। एंड हमेशा गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करता है कि ऐसी होनी चाहिए 3%, बिकॉज इट इज गुड फॉर इकोनॉमी, एंड 4% इज गुड फॉर इकोनॉमी। लेकिन यहां पे आपका कितना है हेडलाइन इन्फ्लेशन, बट व्हाट मैटर्स इज दिस, कोर इन्फ्लेशन इज 4.6, दैट मींस दिस इज अ टाइप ऑफ क्रीपिंग इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन इज अ टाइप ऑफ, क्योंकि सारी इकोनॉमी आपको इसी के ऊपर डिपेंडेंट है ना, तो इसका मतलब है इट इज गुड बोथ फॉर द गवर्नमेंट एज वेल एज फॉर द पब्लिक। यानी कि बेसिक चीजें, एक तो वो जो गुड्स विथ वोलेटाइल प्राइसेस, जैसे प्याज है, दूध है, जो पेरिशेबल आइटम्स है, जैसे पेट्रोल है, ये पेरिशेबल आइटम्स है ना, ये फ्रीक्वेंट यूज हो जाते हैं, ये वोलेटाइल है, इसको आप इंक्लूड नहीं। जो कोर गुड्स हैं, कोर सर्विसेज हैं, उसकी जो इन्फ्लेशन है दैट इज अराउंड 4 पॉइंट, बट फूड इन्फ्लेशन, ये हेडलाइन इन्फ्लेशन कितनी है 1.3, और कोर इन्फ्लेशन, ये फूड इन्फ्लेशन कितना हुआ, डाउन हुआ। ठीक है, तीन चीजें हैं, आपको तीन चीजें समझ। अब ये क्यों ऐसा है, India has seen the highest reduction 1.8% in headline inflation among the major economies in the 2020। हेडलाइन इन्फ्लेशन में सबसे ज्यादा रिडक्शन किसने दिखी है, इंडिया ने। उसके बाद फिलीपींस, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, एटसेट्रा। समझ आ रही है, यानी कि हेडलाइन इन्फ्लेशन कूप करना ये बड़ा कमाल है। इसका मतलब है जो वोलेटाइल गुड्स हैं आपके पास अवेलेबल थे, उनकी शॉर्टेज, आपके पास पेट्रोल अवेलेबल था, आपके पास वो बाकी वोलेटाइल गुड्स, टोमेटो, पोटैटो, एटसेट्रा, जितने भी पेरिशेबल आइटम्स वो अवेलेबल था, जिसकी वजह से हेडलाइन इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब इसका होगा एक्सप्लेनेशन दिया होगा इन्होंने कि क्या रीजन है इसका।
अब देखिए, decline in food inflation was driven by persistent contraction in prices of major commodities like vegetables and pulses. यानी कि फूड इन्फ्लेशन जो कम हो रहा है, इट इज बिकॉज क्या आपने प्राइसेस क्या हुई है, कंट्रैक्ट की ना, यही कह रहा है ना, कंट्रैक्शन इन प्राइसेस ऑफ मेजर कमोडिटीज। ये किसकी बात कर रहा है? फूड इन्फ्लेशन की, क्योंकि सबसे ज्यादा कंजप्शन जो हो जाता है इंडिया में फूड में, वो है दो ही चीजें, एक वेजिटेबल, दूसरा पल्सेस। अब जब वेजिटेबल और पल्सेस ही आपने उनका प्राइस कम कर दिया तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन नहीं हो जाएगा। तो कितना हुआ है? पल्सेस का हुआ है -15.1% और इसका कितना हुआ है? -18 पॉइंट, यानी कि बहुत कम प्राइसेस हुई है। अगर कहीं पे 10 रुपीज थी इसका बेसिक प्राइस, इससे भी नीचे चला गया है। आप समझ रहे? इस बार अगर आपने नोटिस किया होगा कि प्याज के प्राइसेस बड़े कम थे, 40 रुपया, 30 रुपया, है ना। इस बार 90-80 रुपये, उतना ज्यादा नहीं गया प्याज। टमाटर अगर आपने नोटिस किया होगा कम प्राइसेस में। अब सिर्फ एक मटर थी पीज, वो पीज के प्राइसेस थोड़े बढ़ गए, फिर बाद में चेंज हो गए। अक्सर आपने वो मेजरली जो बाकी वेजिटेबल्स थी उनकी प्राइसेस कम देखी गई। पता नहीं आपने नोटिस किया है, क्योंकि प्राइसेस कम थी, क्योंकि इट वाज अ डिलिबरेट कॉन्ट्रैक्शन बाय द गवर्नमेंट, प्राइसेस कम हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ? फूड इन्फ्लेशन कम हुआ। ठीक है। अब देखिए, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट मेड इन्फ्लेशन बिनाइन। ठीक है, क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत कम, यानी एक ही जगह रुकी। बिनाइन मीन्स एक ही जगह रुकना। ठीक है, ट्यूमर होता तो बढ़ जाता। ठीक है, यही लिखा है ना, एक ही जगह रुकी, तो क्यों? उसके रीजंस। तो कल को अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर द रीजंस इन इंडिया एज ऑफ नाउ व्हिच हैज हेल्प्ड टू मेक द इन्फ्लेशन मॉडरेट, तो ये बस यही चार इसको एक्सप्लेन करना है ना। जो इवैल्यूएटर होगा उसने भी पढ़ा होगा इकोनॉमिक सर्वे, तो यही चार है ना। अब अगर आप अपना देखोगे, अपना लिखोगे, मॉडरेट इन्फ्लेशन ग्लोबल प्राइस ऑफ की मेटल, जैसे गोल्ड, एटस्ट्रेट्स, बात समझ आ रही है? तो इन्फ्लेशन उस वजह से भी, क्योंकि उसमें उतना इंपैक्ट नहीं। दूसरा, बिलो नॉर्मल टेम्परेचर कपल्ड विद अबव नॉर्मल मॉनसून्स क्रिएटेड वेरी फेवरेबल एग्रीकल्चरल कंडीशन इन द कंट्री। इस साल जो मॉनसून था वो टाइम पे आया, टाइम पे चला गया, हालांकि बारिशें भी हुई, फ्लड्स भी हुआ। ठीक है, लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, रेनफॉल हुआ, प्रोडक्शन बढ़ गया, जिसकी वजह से आपके कोर इन्फ्लेशन या फूड इन्फ्लेशन उतना ज्यादा नहीं हो पाया। क्योंकि इंडिया में प्रॉब्लम ही फूड इन्फ्लेशन की, और कोई इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम इन इन्फ्लेशन इन इंडिया इज क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर ज्यादा है ना, और कंजम्पशन क्या होती है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। ठीक है। तीसरा, इंप्रूव्ड स्टॉक पोजिशन ऑफ, यानी कि जितने भी थे, जिसको कहते हैं बफर स्टॉक्स, आपके बफर स्टॉक्स अच्छे थे। इंप्रूव्ड स्टॉक पोजीशन है ना। मैंने आपको एक इन्फ्लेशन पढ़ाया था जिसको कहते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। अब बताइए क्या है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन? वो इन्फ्लेशन होती है जिसमें इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाती है बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंसी इन द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी, जिसमें या तो आपके पास गोडाउन्स नहीं है, यहाँ तो आपके पास बफर स्टॉक अवेलेबल नहीं है। तो ये कह रहा है कि आपका इंप्रूव्ड स्टॉक पोजीशन था, इस वजह से फूड इन्फ्लेशन या जनरल इन्फ्लेशन उतना ज्यादा बड़ा नहीं। चौथा, पास थ्रू ऑफ जीएसटी रेट्स रेशनलाइजेशन इनटू कमोडिटी प्राइसेस। जब मैंने आपको परसों पढ़ाया था जीएसटी, तो मैंने आपको बताया कि कैसे कुछ कमोडिटीज को हायर स्लैब से लेके लोअर स्लैब, जो पहले 12% में थी, अब वो 5% में आ गई। कुछ जो 5% में थी वो 0% में आ गई। मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज फ्रॉम द एग्रीकल्चर हैज वेंट डाउन टू द जीरो, मोस्ट ऑफ द प्रोसेस्ड फूड हैज वेंट डाउन टू द जीरो, 5 to 0। आप समझ रहे हैं? यही कह रहा है कि पास थ्रू ऑफ जीएसटी रेट्स रेशनलाइजेशन, जो जीएसटी रेशनलाइजेशन हुई है, यानी कि जो जीएसटी 2.0, अब देख लेना, ये आप नहीं आए थे उस दिन, कॉपी कर लेना। जीएसटी 2.0 जो है, जिसमें आपने टैक्स स्लैब पहले 5 और 12, 18, 28% था, इसको कन्वर्ट किया गया। अब सिर्फ दो ही रेट्स हैं जीएसटी में, एक 5% और दूसरा, और जो तीसरा है 40% जो डिमेरिट है, वो आमतौर पर नहीं लगता है। ठीक है, तो जब आपने रेशनलाइजेशन की है कमोडिटी प्राइसेस में, तो ऑब्वियसली ये इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? यही कह रहा है ये। उसके बाद अब देखिए, ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको, व्हाट इज फूड सिक्योरिटी? इट इज एग्रीकल्चर फूड मैनेजमेंट, रेजिंग प्रोडक्टिविटी, सिक्योरिंग इनकम्स एंड एंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। व्हाट इज फूड सिक्योरिटी? फूड सिक्योरिटी किसको कहते हैं?
व्हाट इज फूड सिक्योरिटी? खाने के हर एक को अवेलेबल है फूड, दैट इज फूड सिक्योरिटी। अगर नहीं होता तो इनसिक्योरिटी कहते हैं। इनसिक्योरिटी मीन्स आपकी अनअवेलेबिलिटी है, सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट टू यू। सिमिलरली फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ फूड टू द पब्लिक। तो ये कहता है कि रेजिंग प्रोडक्टिविटी, सिक्योरिंग इनकम्स एंड एंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। ठीक है, अगला चैप्टर जो है कि कैसे आपने एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट किया। एक तो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, दूसरा इनकम सिक्योर हो गया, फार्मर्स की इनकम सिक्योर हो गई, उनको जो उन्होंने प्रोडक्शन की थी उसको अच्छा मिला, इनकम मिला है, वो जो बेच रहे हैं उसको अच्छा मिल रहा है, एमएसपी ठीक ठाक चल रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और तीसरी जो वो बना रहे हैं, लोगों को फूड चाहिए तो फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो रहा है। ठीक है, इसमें दिखा रहा है कि कैसे हमने डाइवर्सिफाई किया है एग्रीकल्चर को, लाइव स्टॉक को और फिशरीज को। ठीक है, अब फिशरीज किस में आती हैं? फिशरीज किस में आती है? प्राइमरी सेक्टर। लाइव स्टॉक किस में आता है? एग्रीकल्चर किस में आता है? तो यह किसकी बात कर रहा है? प्राइमरी सेक्टर की बात कर रहा है। अब एग्रीकल्चर में ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है? टोटल आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट वैल्यू कितना है उसको कहते हैं जीवीए। यही पढ़ा था ना, ग्रॉस वैल्यू एडेड इट्स द टोटल आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट वैल्यू। ये कहता है कि फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेके 2024 तक एग्रीकल्चरल सेक्टर में कितना हुआ है? 4.7% ग्रोथ, ग्रॉस वैल्यू एडेड, नॉट जीडीपी। ये किसकी बात कर रहा है? ग्रॉस वैल्यू एडेड। क्रॉप कितनी हुई है? लाइव स्टॉक कितना हुआ है? इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, मिल्क लाइव स्टॉक भी, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मीट भी है। ठीक है, उसके बाद फिशिंग एंड एक्वाकल्चर कितना बढ़ चुका है? अब क्यों बढ़ चुका है? व्हाट इज एथेनॉल? केमिकल है ना, केमिकल ही है ना एथेनॉल। और एथेनॉल ब्लेंडेड अभी ऑयल आ रहा है गाड़ियों में जो यूज हो रहा है। ब्लेंडिंग ऑफ एथेनॉल 10%, ब्लेंडिंग ऑफ एथेनॉल 25%, ब्लेंडिंग ऑफ एथेनॉल 25% इन द पेट्रोल और डीजल। इसको कहते हैं एथेनॉल ब्लेंडेड ऑयल। एथेनॉल सबसे ज्यादा निकलता कहां से? किस क्रॉप से निकलता है? किस क्रॉप को इस्तेमाल करना? शुगर केन। किसको? शुगर केन। ये कहता है कि एथेनॉल प्राइसिंग बढ़ गई। एथेनॉल प्राइसिंग क्यों बढ़ गई? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया कि हम पेट्रोल में एथेनॉल को ब्लेंड करेंगे, जिससे क्या होगा? एक तो आपकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी, प्लस हम पेट्रोल के प्राइसेस कम कर सकते हैं और एथेनॉल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ऑब्वियसली एथेनॉल कहां से आ जाता है? शुगर केन से। तो इंडिया में जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ शुगर केन है, वेस्ट बंगाल, यूपी है, मध्य प्रदेश है। इसका मतलब है वो जो फार्मर शुगर केन उगाते हैं उनको ज्यादा पैसा मिलेगा। वही ये कह रहा है इथेनॉल प्राइसिंग एंड क्रॉपिंग इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स मतलब आप क्रॉपिंग करने के लिए पैसा देते हो ना। Careful calibration of incentives is required to avoid unintended concentration across crops. Ethanol expansion to be pursued that supports both energy security, यानी कि energy security मतलब oil वाला, and food and nutritional security. Food and nutritional security किनको? Farmers। आप समझ रहे हैं? क्वेश्चन अगर कल को आ जाता है कि इथेनॉल वाइज इथेनॉल इंपॉर्टेंट, इथेनॉल इसके दो वजूहत हैं, दो इंपॉर्टेंस है। एक तो एनर्जी सिक्योरिटी को एक बढ़ा रहा है, यानी कि पेट्रोल में आप इस्तेमाल कर रहे हो, इसका मतलब है 20% आपने पेट्रोल कम किया इस्तेमाल। अगर 1 लीटर में पेट्रोल है तो उसमें 20% कितना है? एथेनॉल। तो 20% कम हुआ ना वो, इसका मतलब है आपकी एनर्जी वहां से बच गई। अब जब 100% आप पेट्रोल डाल रहे थे, आप कितना डाल रहे हो? 80%। 20% क्या मिक्स कर रहे हो? दूसरा, एथेनॉल कहां से ज्यादातर आता है? इन क्रॉप्स से। इन क्रॉप्स को उगाने के लिए फार्मर्स को इंसेंटिव आ रहा है, वही कह रहा है। दूसरा, अलाइनिंग फर्टिलाइजर यूज विद इकोनॉमिक नीड्स। फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया, किसकी बात कर रहा है? एग्रीकल्चर सेक्टर। क्यों ऐसा बढ़ गया है पिछले 1-2 सालों में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो चाहे वो क्रॉप्स हो? तीसरा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बढ़ चुका है इंडिया में। पहले सबसे पहले जब आपने पढ़ा होगा कि मोनोक्रॉपिंग होती थी। मोनोक्रॉपिंग मतलब प्लस इंडिया में हम फर्टिलाइजर्स बहुत यूज करते थे पहले जमाने में, कन्वेंशनल फर्टिलाइजर जैसे मैन्योर है, काउ डंग है, एटसेट्रा। उसके बाद हमने फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल किए। अब इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। क्या होती है? अब फर्टिलाइजर भी नहीं इस्तेमाल हो रहा है। पहले क्या हो रहा था? मोनोक्रॉपिंग। अब गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, आप एक ही पैच ऑफ लैंड में एक से ज्यादा क्रॉप्स को इस्तेमाल कर सकते हो, जिसको कहते हैं मल्टी क्रॉपिंग। यानी कि आपने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन किया। जिस खेत में आप एक जमाने में सिर्फ राइस उगाते थे, उस खेत में आप मटर भी उगा सकते हो, टमाटर भी उगा सकते हो, बाकी चीजें भी। उसको कहते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, कि आपने डाइवर्स किया है। प्लस अब आपके पास जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स भी आ रहे हैं, जीएम क्रॉप्स, यानी कि कुकम्बर जीएम क्रॉप्स, आपके पास पंपकिन आ रही है जीएम क्रॉप्स, आपके पास राइस आ रहा है जीएम क्रॉप्स, आपके पास मस्टर्ड आ रहा है जीएम क्रॉप्स, बहुत सारी चीजें आ रही है। तो उसी को क्या कहते हैं? क्रॉप
जिसके बेसिस पे आपको क्या हुआ कि लोअर इनपुट कॉस्ट ने आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी, लो इनपुट कॉस्ट हुआ और प्रोडक्टिविटी हाई प्रोडक्टिविटी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गई। ठीक है, समझ आ रहा है कुछ? कहाँ आ रहा है? अब क्यों हुआ, उसकी वजह ये है, गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स लाए, स्कीम्स लाई। सबसे पहले नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन, एक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया था, जो मैंने आपको पढ़ाया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। उसके बाद 2015-16 में गवर्नमेंट ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन लाया कि कैसे हम फूड सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं और न्यूट्रिएंट्स बढ़ा सकते हैं, जिसमें आपके राइस में फोर्टिफाइड राइस आ गया। फोर्टिफाइड राइस जानते हो, जिसको कहा जाता था यहाँ पे प्लास्टिक राइस, वो प्लास्टिक राइस, उसमें प्रोटीन विटामिन ऐड थे, जिसको कहते हैं फोर्टिफाइंग ऑफ द राइस, एडिशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। उसी न्यूट्रिशन मिशन में आया कि हम राइस देंगे, लेकिन राइस में हम क्या बढ़ाएंगे, न्यूट्रिएंट्स बढ़ाएंगे, क्योंकि इंडिया की अच्छी खासी पॉपुलेशन राइस कंज्यूम करती है, तो क्यों ना हम उनको राइस के साथ एडिशनल न्यूट्रिएंट्स भी राइस के साथ। दूसरा, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल एंड ऑयल सीड्स। इंडिया अभी भी ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, और ऑयल इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इंडिया के लिए एक मलेशिया, एक इंडोनेशिया। अब मलेशिया और इंडोनेशिया के साथ इंडिया के अच्छे पॉलिटिकल रिलेशंस नहीं रहे थे, इंडोनेशिया के साथ पर्टिकुलरली नहीं रहे थे, तो इंडिया ने सोचा क्यों ना हम खुद ही अपने ऑयल सीड प्रोडक्शन को और बढ़ा सके, हमें डिपेंडेंट रहने की जरूरत। सबसे ज्यादा हम बाहर से लाते थे पाम ऑयल, और पाम इसलिए पिछले साल 2024 में आपने देखा होगा यहाँ पे तेल के प्राइसेस बढ़ चुके थे, जो आप खाने का तेल है ना, उसके प्राइसेस बढ़ चुके थे, वो महंगा हो गया था, कभी 5 किलो 900 रुपए का, 10,000 का, 1200 रुपए का, इवन 1200 रुपए का हो गया था, जो फॉर्चून वगैरह जिसको हम रिफाइंड ऑयल कहते हैं, क्योंकि बाहर से एक्सपोर्ट्स बड़े महंगे हो गए। इसी के बेस पे गवर्नमेंट ने एक मिशन लाया कि हम एडिबल ऑयल या ऑयल सीड, जैसे मस्टर्ड है ऑयल सीड, उसको हम बढ़ाएंगे, पाम ऑयल है ऑयल सीड, उसको हम बढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद कृषि विज्ञान केंद्र, अब जिनके पास ज़राअत है उनको पता होगा, यहाँ पे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने कुछ स्टोर्स बनाए। क्या बनाए? स्टोर्स। अगर हॉर्टिकल्चर वालों को, एग्रीकल्चर वालों को कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है, उनको लगता है कि हमारी प्रोडक्शन अच्छी, उनके लिए एक सफिशिएंट एक थिंक टैंक रहेगा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, जो उनको बताएगा कि आपकी सॉइल के लिए सुटेबल क्रॉप कौन सा है, आपको कितने न्यूट्रिएंट्स डालने हैं, आपको क्या करना है, जिसकी वजह से आगे जाके उनकी प्रोडक्शन। इसलिए उनके लिए क्या बने थे? कृषि विज्ञान, विज्ञान मीन्स रिसर्च, केंद्र मीन्स सेंटर, कृषि मीन्स एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर्स। उसके बाद एफपीओस, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि जब आप सेब बेचते हो ना, तो सेब बेचने के लिए आपको बीच में ठेकेदार रखना पड़ता है, जिसको मिडिलमैन कहते हैं। बोला मिडिलमैन बहुत नुकसान करता है फार्मर का। अगर फार्मर को कहीं पे 1000 मिलना चाहिए था, उसको सिर्फ 500 मिलता है, बाकी का पैसा कौन खाता है? मिडिल। तो क्यों ना फार्मर एक ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कहते हैं फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस बनाएंगे, ये डायरेक्टली ऑनलाइन भी बेच सकते हैं अपना। अगर एक किसी के साथ कांटेक्ट करेंगे गवर्नमेंट के जरिए, या मंडीज के जो एस्टैब्लिश्ड मंडीज है, ये डायरेक्टली बेच सकते हैं, उनको ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, या अपनी जो प्रोड्यूस है ऑनलाइन बेच सकते, जिसकी वजह से मिडलमैन का कोई रोल और एक्सपर्ट। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक तो कोऑपरेटिव्स और एस्टैब्लिश किए, दूसरा एफपीओस हुआ, प्रमोशन ऑफ एफपीओस। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव है कि प्रोडक्शन बढ़ जाए। तीसरा, इंश्योरेंस सपोर्ट थ्रू फसल बीमा। या आपने शायद सुना होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में एक योजना लाई कि जब आपकी क्रॉप होती है, अगर खुदा ना खास्ता वो क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाएगी बिफोर हार्वेस्ट होने से पहले, यानी कि आपने फसल की अभी कटाई, उससे पहले फसल उगी हुई है खेत में, तो बारिश हुई तो क्रॉप तबाह होगी, आपके लिए गवर्नमेंट एक इंश्योरेंस प्रोग्राम लाएगा। क्या लाएगा? इंश्योरेंस प्रोग्राम। इन फूड ग्रेन्स के अलग से, हॉर्टिकल्चर के लिए अलग से। हॉर्टिकल्चर के लिए आपको 5% प्रीमियम भरना है, और 2% प्रीमियम आपको भरना है बाकी एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए। अगर आपकी फसल तबाह हो जाती है, तो गवर्नमेंट आपको उस इंश्योरेंस का पैसा देगा, ताकि एक जो फार्मर को प्रॉब्लम हो जाएगी, वो प्रॉब्लम नहीं हो सकती। इसलिए ये कौन आ गया था? फसल बीमा। उसके बाद कृषि उन्नति योजना, ये भी एक योजना थी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चरल स्कीम्स बता रहा है कि हमने क्या क्या स्कीम्स दी हुई है, जिसके बेस की वजह से हमारी एग्रीकल्चर। और तीसरा था डिजिटल एग्रीकल्चर, हम सभी एग्रीकल्चरल, जो एग्रीकल्चर इंडिया का लैंड एग्रीकल्चर है, उसको डिजिटलाइज करें। आपको नहीं पता होगा कि अभी रिसेंट टाइम्स में पटवारी आते थे कि आप बताइए कि आपकी कितनी जमीन है, फिर उसको कंप्यूटराइज कर रहे हैं। कंप्यूटराइज करने का मतलब है कि इंडिया देख रहा है कि उसके पास कितनी एक्चुअल एग्रीकल्चरल लैंड है, और उस एग्रीकल्चरल लैंड से वो कहाँ कहाँ पे, उसका टेरेन क्या है, टोपोग्राफी क्या है, उस एग्रीकल्चर लैंड में कौन सी क्रॉप उगती है, ये सब डिटेल्स एक फार्मर देता था डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को। वो ऑफिसर्स क्या करते थे? उसको डिजिटलाइज करते थे, ताकि कल को जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सेंसस करना होगा, अगर उनको कोई स्कीम लानी होगी, तो अकॉर्डिंगली एज पर दैट डाटा वो स्कीम ला सकते। इसी उसके लिए था डिजिटल एग्रीकल्चर। अब इसके साथ साथ क्या है? इनपुट सपोर्ट क्या देता है? इनपुट सपोर्ट, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू हाई यील्डिंग सीड्स इज अ पार्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। एश्योर्ड इरिगेशन थ्रू प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2018 में आई थी, जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज रेट पे मोटर्स देते हैं, मोटर वाटर मोटर
ठीक है। उसके बाद वो ड्रिप ड्रिप वाला वो जो पाइप्स देते हैं जिसको हम ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रिप इरिगेशन। जो एक अभी हम रिसेंट टाइम्स में यहाँ पे आपने देखा होगा ना, पुलवामा में वो इटालियन वाला, इटालियन ऑर्चर्ड्स उन्हें लगाए, इटालियन उसको कहते हैं। ऐसे बाग हैं जिनके यहाँ यहाँ इसको यहाँ से पाइपें जा रही हैं तो उनकी इरिगेशन ऐसे हो जाती है। ठीक। गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लाया था, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। पर ड्रॉप मोर क्रॉप क्या है? आप एक पानी की बूंद इस्तेमाल करो, उसकी वजह से और बहुत सारी फसल उग सकती है। आप पानी का ये मिसयूटिलाइज या मिसयूज मत करो, आप कम इस्तेमाल करो और उस कम इस्तेमाल की वजह से क्या हो जाएगा? दैट पर ड्रॉप मोर क्रॉप इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। आप पानी एक्यूरेटली सुटेबल इस्तेमाल करो जिसकी वजह से प्रोडक्शन हो जाएगी। ये इनपुट सपोर्ट दे रहा है गवर्नमेंट। उसके बाद सॉइल हेल्थ कार्ड्स, इसके बारे में आपको जानते होंगे, जानते नहीं है? गवर्नमेंट आपको बोलता है कि अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड की सॉइल जो है उतनी फर्टाइल, आपको कैसे पता चलेगा फर्टाइल नहीं? आप उसका एक टुकड़ा ले आओ, ठीक है। और सॉइल हेल्थ कार्ड क्या है? जैसे वो लिटमस टेस्ट होता है ना, लिटमस पेपर, वैसे ही होता है। आप डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जाइए, वो आपकी सॉइल की टेस्टिंग करेंगे। तो सॉइल की टेस्टिंग के बेस पे आपको बता दिया जाएगा कि आपकी सॉइल की न्यूट्रिएंट्स कितनी कम है, कितनी ज्यादा है। अगर कम है तो आपको वैसे ही फर्टिलाइजर मिलेंगे, अगर ज्यादा है तो फिर तो ठीक है। वही है सॉइल हेल्थ कार्ड, ये किसानों को मिलते थे। किसान क्रेडिट कार्ड, जिसको जो आपको पता है केसीसी स्कीम, इसके बेसिस पे किसानों को क्रेडिट मिलता था। क्रेडिट क्या? लोन्स मिलते हैं, अभी भी मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कस्टम हायरिंग सेंटर्स, फूड एंड माउथ डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम फ्रॉम लाइफ स्टॉक, ये तो आपको पता है। एनिमल हस्बेंड्री प्रोग्राम शुरू हुआ था। उसके बाद प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना फॉर फिशरीज। पता नहीं आपको, अभी घरों में लोग वो हैचरीज बना रहे हैं घरों में। अब जहां जहां पे पानी की फैसिलिटी है ना, जैसे गांवों में पानी की फैसिलिटी होती है ना, तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू की कि कोई भी बंदा हैचरी यानी कि घर में फिशरीज पाल सकता है। जैसे आप माल मवेशी पालते हो ना, तो अभी गाँव में जो गाँव उनको पता होगा ना, अब गाँव में कहते हैं कि फलानी बंदे के पास मछलियां हैं। पहले जमाने में तो पानी में नाले में होती थी ना, स्ट्रीम्स में होती थी। उसके बाद फिर गवर्नमेंट की फिशरीज होती थी। जैसे अगर आप कोकरनाग जाओगे तो वहां पे अगर आप गए होंगे ना, तो वहां पे आपको फिशरीज मिलेगा ना, वो तो वहां पे आप देखते हो ऊपर से फिशरीज। अगर आप इधर जाओगे, कंगन जाओगे, वहां पे भी आपको मिलती है। वेरीनाग जाओगे, वहां पे भी, वो तो गवर्नमेंट वाली थी। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि प्राइवेट भी आप कर सकते हो और हम उसके बेस पे आपको सब्सिडी देंगे। उसी के बेस पे ये स्कीम आई थी, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, जिसके बेसिस पे आप ऊपर देख रहे हो कि फिशरीज की प्रोडक्शन ओवरऑल 2020 से लेकर 2025 तक बढ़ चुकी है, अराउंड 7%। इट इज बिकॉज ऑफ दैट इनिशिएटिव कि गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिया है कि आम बंदा, अगर मेरे पास वाटर की अवेलेबिलिटी है, अगर मेरे पहले जमाने में गांव में क्या होता था, घरों के बीच में से वो साफ पानी वाला जो वो नाली निकलती थी, साफ पानी वाला, फिर वो हो जाते थे वैसे वॉशरूम जैसे टाइप के होते थे, उधर से एक होता था, उसको कहते थे, पता नहीं उसको आप क्या कह रहे होंगे। तो हर मोहल्ले में हर घर के पास वैसा होता था, उन्हें बनाया होता था ऐसे। आपको दिखाऊंगा, ये एक घर में एक वॉशरूम है, पीछे से साफ पानी आ रहा है, ये वॉशरूम टाइप है, ऐसे उतरता था पानी। आपको इमेजिन हो रहा है? एक स्ट्रीम बह रही है घर के सामने से, घर वालों ने उसको ऐसे बनाया है, फिर आगे और जा रही है, दूसरे घर वालों ने ऐसे बनाया नहीं। एनीवेज, अगर आपके घर में पानी की अवेलेबिलिटी है तो आप एक हैचरी बनाओगे। हैचरी ऐसी होती है, देखा होगा ना, जिसमें मछलियां ऐसी होती है पानी में, ठीक है। उसका ब्रीडिंग जो होता है वो दूसरे स्टोर में होता है, देखा होगा। तो ये देखना जरूरी है। ये स्कीम 2019-20 में आई थी, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, पर्टिकुलरली फॉर फिशरीज, ठीक है। तो समझ आ रहा है? हाँ हाँ, ये देखिए इधर भी है, एक और है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसके बेसिस पे जो फार्मर्स हैं उनको सालाना कितना मिलता है? 6,000 एंड इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 2,000 2,000 2,000, 3-3 महीने के बाद, 4-4 महीने के बाद 2-2 हजार मिलते हैं। तो दैट इज किसान सम्मान, फार्मर्स को इंसेंटिव देने के लिए। और एक और है जिसको कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये आपने सुना होगा, एमएसपी। 23 क्रॉप्स के लिए दिया जाता है, जिसमें शुगर केन, सीरियल्स, पल्सेस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोविंग सीजन से पहले, यानी कि सोविंग सीजन मानो कि जून जुलाई से पहले, नोटिफाई करता है कि इस बार फार्मर्स के लिए हम उनके राइस के 1 किलो का 30 रुपया देंगे, शुगर केन का 50 रुपया देंगे। इसको कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इट इज गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द फार्मर बिफोर एंड इज नोटिफाइड बिफोर एवरी सोइंग सीजन, ठीक है। यहां तक ठीक है? समझ आ रहा है कुछ? बाकी जो है वो हम कल देखते हैं, ठीक है।